अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, ज़कात के मामलात में सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि भाई निसाब कहते किसको हैं, निसाब क्या है। देखिए, साहिब निसाब होने के लिए शरीयत ने एक मक़दार मुक़र्रर की है, और मक़दार क्या है कि 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी। अगर किसी के पास इतनी मालियत है तो वो साहिब निसाब कहलाएगा, इससे कम है तो साहिब निसाब नहीं कहलाएगा। अगर किसी के बंदे के पास 7.5 तोले सोना मौजूद है तो इस पर ज़कात वाजिब फ़र्ज़ हो जाती है। इसी तरह अगर किसी बंदे के पास 52.5 तोला चांदी मौजूद है तो इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। बहरकैफ अगर किसी बंदे के पास 2-4 तोले सोना है और कुछ तोले चांदी है, अब इन दोनों को मिलाने के बाद अगर 7.5 तोले सोना हो रहा है या 52 तोले चांदी आ जा रही है उसके अंदर, तो उस बंदे के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है। अभी कि ज़कात निकालना कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि हदीस में ये बात आती है कि जो भी बंदा साहिब निसाब होगा जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, तो वो क्या करेगा कि उस चीज़ को लिक्विडिटी फॉर्म में जमा करेगा, यानी उसकी मार्केट वैल्यू निकालेगा। अब सोना पर तोला कितना है, अब 7.5 तोले की कीमत कितनी हो रही है, वो आप मार्केट से उसका प्राइस निकालेंगे। जो भी प्राइस आएगा वो डिवाइडेड बाय 40 होगा, तो 40वां हिस्सा आपको ज़कात देना पड़ेगा। अब एक सिंपल फॉर्म में मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, जो काफ़ी आप हर कोई बंदा इसको आराम से कर सकता है। जो भी रकम आपके निसाब को पहुँच रही है उसको क्या करेंगे, -2.5% आप कर देंगे, तो जो भी निकलेगा वो आपकी ज़कात होगी। जैसे कि 1 लाख रुपए हैं आपके पास, 1 लाख रुपए -2.5 कितना होगा, 2,500 होगा। अगर उसी 1 लाख रुपए को डिवाइडेड बाय 40 करें आप, कितना होगा, 2,500 होगा, उतना ही। तो अब ये ज़कात को निकालने का बहुत ही आसान तरीक़ा है। क्या कीमती जवाहिरात हमारे पास जो है, सोना और चांदी के अलावा बहुत से लोगों के पास प्लेटिनियम होता है, हीरों की अंगूठी होती है और हीरे का सेट होता है। काफ़ी कीमती मालियात होते हैं और काफ़ी कीमती पत्थर होते हैं जिनकी कीमत सोने से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर होती है। क्या इन पर भी ज़कात वाजिब है? नहीं। सोना और चांदी छोड़कर अगर आपके इस्तेमाल की कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, इवन हीरों का हार है, प्लेटिनियम है, इनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। अब दूसरा मामला ये है कि क्या रिहायशी मकान या रिहायशी कोई ज़मीन है आपकी या कोई फ्लैट्स हैं, क्या इन पर ज़कात वाजिब है या नहीं। देखिए, अगर आपके पास प्लॉट्स हैं और आपने उसमें रहने का, अपने घर बनाने का बाज़ाब्ता इरादा किया है, या आपका कोई ज़ाती मकान है या कोई फ्लैट है, तो इन पर ज़कात नहीं है, ये ज़कात से मुस्तस्ना है। हाँ, अगर आपने कुछ दुकानें या कुछ घर किराए पे लगाए रखे हैं, जैसा कि आपके पास 5-6 दुकानें हैं और आपने उन दुकानों को किराए पे लगा रखा है, क्या अब इन पर ज़कात है या नहीं है। देखिए, तमाम के तमाम मसारिफ के बाद जो रकम बच रही है तो उन पर ज़कात वाजिब है, बशर्ते कि वो निसाब तक पहुंच रही हो। अगर आपने किसी बैंक में फ़िक्स डिपॉज़िट किया है या आपने किसी बंदे को एज ए सिक्योरिटी डिपॉज़िट कुछ रकम दी है और वो रकम निसाब तक पहुंच रही है, तो याद रखिए उस पर भी ज़कात वाजिब है, उस पर भी आपको ज़कात देनी पड़ेगी। अब दूसरा मामला है कि क्या माल तिजारत पर ज़कात वाजिब है या नहीं। दोस्तों, माल तिजारत पर ज़कात वाजिब है और उसके निकालने का सही तरीक़ा ये है कि अगर आपने 1.5 लाख रुपये का दुकान में अपना माल चढ़ा रखा है और उससे आप नफ़ा भी कमा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि 1 साल एग्जैक्टली गुज़रने के बाद जितना भी माल होगा, 1.5 लाख का आपने माल भरा था और 1 साल गुजरने के बाद 1.5 लाख का ही है आपके पास, तो आप क्या करेंगे,
उस 1.5 लाख को लेंगे और आपके पास जितनी रकम है उसको जमा करेंगे और आपके पास सोना जितना है उसको भी जमा करेंगे। ये तीनों को जमा करने के बाद, तमाम की तमाम मालियत को जमा करने के बाद, अगर ये मालियत निसाब तक पहुंच रही है तो आप पर ज़कात वाजिब है। अब एक सवाल ये पैदा किया होता है कि क्या माले ज़िमार पर ज़कात वाजिब है? सबसे पहले ये समझ जाएं कि आप माले ज़िमार कहते किसको हैं। देखिए, अगर माले ज़िमार, आपने पैसा आपके पास मौजूद है और आप भूल गए आप कहाँ पर रखे हैं, या आपने किसी बंदे को दिया है बतौर क़र्ज़ 2-4 लाख रुपए, इवन वो निसाब को भी पहुँच रही है वो रकम, मगर उस बंदे से आने की कोई उम्मीद नहीं है। एक तो आप भूल गए हैं, या तो कहीं पानी में कहीं खो गया है आपका पैसा, या जिस बंदे को आप क़र्ज़ दिए हैं और उस बंदे की तरफ से वो पैसा आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो माले ज़िमार पर, इसको कहते हैं ज़िमार, तो माले ज़िमार पर ज़कात वाजिब नहीं है। हाँ, अगर जब वो पैसा वापस आ जाए तो उन पर आप ज़कात अदा कर सकते हैं 1 साल के बाद। अब तीसरा सवाल ये है कि कितनी गायों के ऊपर ज़कात वाजिब है। देखिए, शरीयत ये बताती है कि अगर आपके पास 30 से ज़ायद गाय हैं तो उन पर 1 साल का बछड़ा या बछड़ी वो ज़कात वाजिब होगी। अगर आपके पास 40 गाय हैं तो 40 गाय के ऊपर तकरीबन 2 साल का बछड़ा या गाय आप पर वाजिब है। अब जो सबसे जो अहम सवाल है जो कई लोग करते हैं कि हिस्स के ऊपर, यानी शेयर्स के ऊपर क्या ज़कात वाजिब है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने शेयर मार्केट्स में अपना पैसा लगाया होता है, कंपनियों में पैसा लगाया होता है, क्या इन पर ज़कात वाजिब है या नहीं? हाँ, बिल्कुल इन पर ज़कात वाजिब है, किसी भी सूरत में ज़कात वाजिब है। और इसका निकालने का तरीक़ा ये है कि अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है और वो पैसा निसाब को पहुंच रहा है, यानी उस पैसे में 7.5 तोला सोना या 52 तोले चांदी आ रही है, उतना पैसा आपने लगाया हुआ है, तो आप साहिब निसाब हैं। तो आप क्या करेंगे कि 1 साल गुजरने के बाद जो जितना भी आपके पास शेयर मार्केट में आपके हिस्से पड़े होंगे, आपके शेयर्स पड़े होंगे, उन पर ज़कात वाजिब होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है और आपके पास 2-4 तोले सोना भी मौजूद है और कुछ तोले चांदी भी मौजूद है और कुछ सिक्के भी आपके पास पड़े हैं, कुछ रकम भी आपके पास पड़ी है, तो आप ये तमाम के तमाम रकूम को कैलकुलेट करेंगे। बैंक में जितना बैलेंस है वो आप कैलकुलेट करेंगे, शेयर मार्केट में आपने कितना पैसा लगाया है वो आप कैलकुलेट करेंगे, सोना कितना है वो कैलकुलेट करेंगे और चांदी कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। ये तमाम के तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद उसमें अगर से 7.5 तोला सोना आ रहा है तो आप साहिबे निसाब हो गए। एटलीस्ट अगर आपके पास अगर उस कीमत में 52 तोला चांदी आ रही है तब भी आप साहिब निसाब हो गए, तो आप पर ज़कात वाजिब है। देखिए दोस्तों, एक जहन सा बना हुआ है, कुछ लोगों के पास ना चांदी होता ना ही सोना होता, इसके अलावा मगर इनके पास बैंकों में पैसा ज़रूर पड़ा होता है और ये अपने आप को समझते हैं कि भाई हम ज़कात देने से बरी हैं, हम ज़कात नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास ना उतना सोना है ना ही चांदी है। मगर एक बात याद रखिए, जितना भी आपके पास रकम होगी, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट की शक्ल में हो, चाहे वो नकद रकम की शक्ल में हो, अगर वो निसाब तक पहुंच रही है, अगर उस रकम में 52.5 तोला चांदी आ रही है तो आप पर ज़कात वाजिब है। और दोस्तों एक बात याद रखें, हम हमारे माशरे में एक ट्रेंड बना हुआ है, एक मिजाज बना हुआ है कि सिर्फ ज़कात हम रमज़ान में ही निकालेंगे। ऐसा नहीं है। अब जिस दिन, जिस वक्त या जिस महीने में आप पर ज़कात वाजिब होगी, उस वक्त और उस महीने में आपको ज़कात निकालना फ़र्ज़ होगा। जैसा कि अगर मैं साहिब निसाब रमज़ान में बना तो मैं रमज़ान में निकालूंगा, अगर मैं शव्वाल में बना तो मैं शव्वाल में निकालूंगा। तो जिस महीने में आप साहिब निसाब बनेंगे उस महीने में आप ज़कात को निकालेंगे। हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं कि इवन उस पर 6 महीने भी नहीं गुजरे होते, ये रमज़ान में निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत बेहतर अमल है,
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इसमें सवाब की नीयत से जो बंदा जो भी काम करेगा, जो भी कार्य खैर करेगा, चाहे वो नफल इबादत हो, चाहे वो फ़र्ज़ इबादत हो, अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब 70 गुना से ज़्यादा कर देते हैं। और बास अहादीस में 700 गुना तक उस बंदे के हक़ में 700 गुना तक सवाब लिखा जाता है। तो अक्सर व बेशतर मुसलमान रमज़ान के महीने में ज़कात अदा करते हैं ताकि सवाब और कमाएँ। दोस्तों, ज़कात के हज़ार मसाइल हैं। अब उसका उन तमाम के तमाम मसाइल को कवर करना सिर्फ एक ही वीडियो में ये जस्ट इम्पॉसिबल है। मगर एक बात याद रखें, जाते जाते एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको मैं कि ज़कात इट्स ए मैंडेटरी अमल। ये किसी भी सूरत में आप पर फ़र्ज़ है, ये आपको ज़कात अदा करना ही पड़ेगा। दोस्तों याद रखो, ज़कात अदा करने से आपके माल में किसी किस्म की कमी नहीं होगी। वो कमी इसलिए नहीं होगी क्योंकि उस माल में ज़्यादती का वादा अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है, और जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो हमारा देना, वो हमारा हक़ नहीं है, बल्कि उन गुरबा और मसाकिन का हक़ है। याद रखें, आप किसी भी सूरत में ज़कात से आप मुंह फेर नहीं सकते। किसी भी सूरत में ज़कात को आप ज़रूर अदा करेंगे। और याद रखो, जो बंदा ज़कात अदा नहीं करेगा तो वो एक इस्लाम के अहम पिल्लर को वो ढा दे रहा है, और जो कोई बंदा इस्लाम के एक अहम पिल्लर को ढाता है या नकारता है तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। याद रखें आप। तो मैं तमाम के तमाम मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि किसी भी सूरत में ज़कात को अदा करें, और उन बेचारों का, उन गरीब मुसलमानों का भी हक़ का याद रखें, जो लोग मदारिस में पढ़ रहे हैं, जो लोग एजुकेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास फ़ीस भरने के लिए पैसा मौजूद नहीं है, वो जा बजावा दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर उन लोगों को आपका माल लगना ज़रूरी है। शुक्रिया। इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत। बीजापुर शहर के एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक इकरा पीयू साइंस कॉलेज में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स की बेहतरीन टीम के साथ वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, स्टैम्प लैब, प्लेग्राउंड के साथ साथ PCMB और नीट एग्जाम्स के लिए बेहतरीन ऑफर भी मौजूद है, और साथ ही आपके बच्चों के लिए कॉलेज बस का इंतजाम भी है। तो देर किस बात की, इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, BSNL क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।